गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है लेसन नंबर 7 स्टडी कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम आज जो स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है इसको हम कंजर्व कैसे रख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इम्प्लाइज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमारा मीन्स है कि हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करें और एनिमल्स को कैसे कंजर्व करें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सबसे पहले आपको बताया गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन सम ऑफ द मेथड्स यूज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर एज फॉलोज। कुछ मेथड्स बताए गए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशंस के। फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या है कि हमें अगेन क्या करना है, एक फॉरेस्ट को डेवलप करना है। यानी कोई फॉरेस्ट किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो गया, डिप्लीट हो गया, उसको अगेन क्या करना, फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना। दैट इज नॉन एज एफॉरेस्टेशन। रीप्लांटिंग ट्रीज इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। जो कोई एक फॉरेस्ट है उसमें क्या करना, रीप्लांट करना ट्री को, वो क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन। एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट शुड बी प्लांटेड। हमें कम से कम उतने ट्रीज प्लांट करने चाहिए जितने हमने कट किए हैं। एफॉरेस्टेशन आल्सो टेक प्लेस नेचुरली। जो एफॉरेस्टेशन है वो क्या करता है, आल्सो टेक प्लेस लेता है नेचुरली। इफ़ वी लेट द एरिया रिमेन अनडिस्टर्ब, यदि हम उस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो द ट्रीज ग्रो बैक एंड द फॉरेस्ट गेट्स रीस्टेब्लिश। तो जो ट्रीज हैं वो क्या होंगे, अगेन क्या होंगे, ग्रोथ करेंगे और फॉरेस्ट रीस्टेब्लिश हो जाएगा। Our government has taken up many afforestation programs such as Van Mahotsav and social forestry to restore forest over। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम एफॉरेस्टेशन के लिए चलाए हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वन महोत्सव और सोशल फॉरेस्ट्री। सेकंड है प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। सेकंड क्या है, प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। ग्रेजिंग एनिमल्स ईट और ट्रैम्पल यंग ट्रीज, destroy the leaves on the lower branches and injure roots and trunks। क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, छोटे ट्री होते हैं, उनको ईट कर देते हैं, उनके जो लीव्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ट्रंक को हार्म करते हैं, रूट्स को हार्म करते हैं। ओवरग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट। जो ओवरग्रेजिंग है वो क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए टू सेव द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। थर्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। जो पेस्ट्स हैं, जो हमारी जो फॉरेस्ट है, जो ट्री हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करके भी हम अपने फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। पेस्ट कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू ट्रीज इन फॉरेस्ट। जो पेस्ट हैं वो क्या करते हैं, लॉट ऑफ डैमेज करते हैं ट्रीज को किसी फॉरेस्ट में। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इज इफेक्टिव अगेंस्ट दीज पेस्ट बट इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू स्प्रे इन ए एक्सटेंसिव फॉरेस्ट। क्या है कि यदि हम इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करें तो वो क्या कर सकते हैं, पेस्ट से ट्रीज को बचा सकते हैं, लेकिन एक बड़े फॉरेस्ट में इतना स्प्रे करना, उस पर स्प्रे करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्या एक डिफ़िकल्ट टास्क है।
We must depend on control by natural enemies of these insects such as birds, frogs, toads, snakes and other insect destroyers. हम क्या कर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं जो नेचुरल एनिमीज हैं इन इंसेक्ट के, जैसे बर्ड्स हुई, स्नैक हुई, आपका फ्रॉग हुए, टॉड्स हुए, जो इन इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स। जो फॉरेस्ट में फायर हो जाती हैं, आग लग जाती हैं, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करके फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो फायर्स हैं ये लॉट ऑफ अमाउंट में हमारे फॉरेस्ट को डैमेज करती हैं। अ फॉरेस्ट फायर destroy standing timber and consume the seeds and young trees of the future forest। जो फॉरेस्ट फायर होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है जो बड़े बड़े पेड़ हैं, टिम्बर के लिए यूज होंगे, और कंज्यूम करती हैं सीड्स को, और जो यंग ट्रीज हैं जो फ्यूचर में फॉरेस्ट बनेंगे। अ लार्ज फायर में इवन बर्न इनटू द रिच ह्यूमस ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर एंड डिस्ट्रॉय अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो लार्ज फायर होती है, बड़े अमाउंट में जो फायर हो जाती है, लग जाती है फॉरेस्ट में, वो क्या कर सकती है, बर्न कर देती है रिच ह्यूमस को, फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट बहुत सारे फ्लोर को, फॉरेस्ट के को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड डिस्ट्रॉय अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और एक लार्ज अमाउंट में वाइल्ड एनिमल्स को भी क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय करती है। लाइटनिंग इज ए नेचुरल कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। जो बिजली चमकती है वो क्या है, एक नेचुरल कॉज है किसका, फॉरेस्ट फायर्स का। ह्यूमन बींग्स केयरलेसनेस इज अनदर कॉज, और दूसरा जो कॉज है वो क्या है, ह्यूमन की केयरलेसनेस, कि हम क्या करते हैं कि माचिस जलाई, ऐसे ही फेंक दिया, तो उससे भी क्या होती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है। या कहीं क्या है, झाड़े हुए हम क्या कर रहे हैं, कुछ वुड कलेक्ट की फॉरेस्ट के आसपास, और वहीं उसमें क्या लगा दी, फायर लगा दी, आग लगा ली, तो उससे भी क्या होती है, आग लग जाती है। ऑफन द फायर्स कंटिन्यू अंटिल इट रेन्स, और जो फायर है कब तक कंटिन्यू रहती है, जब तक कि बारिश नहीं होती है। टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज। फॉरेस्ट फायर से प्रिवेंट करने के लिए फॉलोइंग मेथड यूज करने चाहिए। फायर लाइन्स विच रिसम्बल्स रोड्स शुड बी मेड इन ए फॉरेस्ट एट रेगुलर विच ए फायर कैन बी स्टॉप। क्या करनी चाहिए, फायर लाइन्स जो क्या करती हैं, रिसम्बल्स करती हैं रोड्स को, तो उससे क्या होगा कि रेगुलर इंटरवल पर इनको हम बना देंगे, तो उससे फायर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फायर जो है, यदि फायर आग लग भी जाती है तो फैलेगी नहीं, स्प्रेड नहीं होगी। फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस शुड बी स्प्रे फ्रॉम एयरप्लेन्स टू पुट आउट द फायर। जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए एयरप्लेन से, यदि क्या हो गई है, आग लग गई है, तो उसको पुट आउट करने के लिए, बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स इक्विप्ड विद ट्रक्स, वाटर टैंक्स एंड केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड बी केप्ट रेडी टू ब्रिंग ए फायर अंडर कंट्रोल बिफोर इट बिकम एक्सटेंसिव। जो फायर फाइटर्स इक्विप्ड हैं किसके साथ, ट्रक के साथ, वाटर टैंक और केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या रखने चाहिए, रेडी रखने चाहिए। जैसे ही कहीं फायर लगती है तुरंत उसको कंट्रोल में कर लिया जाए, बिफोर इट बिकम्स एक्सटेंसिव, ये एक लार्ज अमाउंट में एक्सटेंसिव हो, फैले, उससे पहले ही इसको कंट्रोल में कर लेना चाहिए। इसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये तो था आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अब है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स इट इज़ इसेंशियल to protect the forest from any further human being interference. To conserve the wildlife and plants, wildlife और plants को conserve करना, it is essential to protect the forest from any further human being interference. ये ज़रूरी है कि हम पहले क्या करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें किसी भी ह्यूमन बींग्स
की एक्टिविटी से इन फ्यूचर। विद दिस पर्पज द गवर्नमेंट हैज सेट अप several बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। इस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया है। दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर हंटिंग, ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर हंटिंग, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन क्या होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, बिल्कुल मना होता है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोटेक्टेड एरियाज सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़्यादातर जो ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये सपोर्ट करते हैं रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की रिच वैरायटी को। अब बताया गया है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो एरियाज हैं जो क्या होते हैं, कंजर्व किए जाते हैं फॉर द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या रेफर करती है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, उनके बिटवीन इंटर रिलेशनशिप होती है और रिलेशनशिप होती है उनकी किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। आपस में इंटर रिलेशनशिप का मतलब हो गया उनमें आपस में रिलेशनशिप होती है और वो उनकी रिलेशनशिप किसके साथ होती है, एनवायरनमेंट के साथ। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हेल्प करते हैं मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी को और कल्चर ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की कल्चर को। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं। डिड यू नो डैट पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज सो वेस्ट दैट इट कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बोरी एंड पंचगढ़ी। जो पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इतना बड़ा है कि इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी और पंचमढ़ी। इन इंडिया देयर आर 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स। भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दीज रिजर्व्स आर कंचनजंगा, पंचमढ़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, डिब्रू, साइकोवा, डिबोंग डिबांड, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबंस एंड सिम्पलीपल। ये कुछ नाम दिए गए हैं जहाँ 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। एक काजीरंगा में है, एक पंचगढ़ी में है, नीलगिरी में है, नंदा देवी में है, नोकरेक में है, ग्रेट निकोबार में है, डिब्रू साइकोवा में है, डिबोंग डिबांड में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, मानस है, सुंदरबंस हैं और सिम्पलीपल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरिया होती हैं जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टर्बेंस के। इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें क्या होता है, किलिंग करना, मारना और कैप्चर करना एनिमल्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, बिल्कुल बैन होता है। देयर आर 480 सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया में जो है 480 सेंचुरीज हैं, 482। नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वेयर दे कैन फ्रीली रोम एंड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेशनल पार्क्स हैं वो रिजर्व एरिया होते हैं जिसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इन इंडिया देयर आर 89 नेशनल पार्क्स। इंडिया में जो नेशनल पार्क्स हैं वो कितने हैं, 89। डू यू रिमेंबर काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम? व्हाट इज़ द फेमस फॉर? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का वो किस लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनस, एक सींग वाले गैंडे के लिए।
सिमिलरली गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ फेमस फॉर एस्थेटिक लाइन्स। इसी तरह से जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, वो एस्थेटिक यानी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी एनफोर्स टू स्टॉप इलीगल पॉचिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। जो कड़े कानून हैं वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं जो गैर कानूनी पॉचिंग है और किलिंग है वाइल्ड एनिमल्स की भारत में। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट अथॉरिटीज। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1982 में, वो स्ट्रिक्टली मना करता है किल करना या कैप्चर करना किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को, जब तक कि जो फॉरेस्ट अथॉरिटी हैं वो परमिशन नहीं देती हैं। इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट आवर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस अमॉन्ग मैसेज कैन बी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द अननेसेसरी किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रिजर्विंग देयर हैबिटेट्स। जो यदि अवेयरनेस इंक्रीज हो किसके बारे में, रिच बायोडाइवर्सिटी जो है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो इससे क्या हो सकता है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं अननेसेसरी जो किलिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की, और उनको प्रिजर्व कर सकते हैं उनके हैबिटेट्स। अब आता है माइग्रेशन। सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस and returning back to original habitat when conditions become favorable is called migration। जो सीजनल मूवमेंट है बर्ड्स का और अदर एनिमल्स का लार्ज अमाउंट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब कंडीशंस क्या हो जाती हैं, अनफेवरेबल हो जाती हैं, और फिर रिटर्न बैक हो जाना अपने नेचुरल हैबिटेट में जब कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फेवरेबल हो जाती हैं। तो क्या कहलाता है ये, माइग्रेशन। Seasonal migration are known to occur in species of insects, birds, marine mammals and herbivorous mammals। जो seasonal migrations है वो क्या होता है, अकर होता है किस में, species of insect की species में, birds में, marine mammals में और herbivorous mammals में। There are many regions of migration। माइग्रेशन के कई रीजन्स हैं। रीजन ऑफ माइग्रेशन के रीजन बताए गए हैं। टू एस्केप द हार्श एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको छोड़ देना। टू गेट मोर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, फूड और वाटर। क्या करना, मोर फेवरेबल कंडीशंस को गेट करना, किस में, टेम्परेचर में, फूड में या वाटर में। टू गेट ए सूटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन के लिए एक सूटेबल प्लेस गेट करना। फॉर एग्जांपल द सैल्मन फिश माइग्रेट्स फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर टू लेक एयर एंड कम बैक। जो सैल्मन फिश होती है वो माइग्रेट करती है किससे, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर तक, और क्या होती है, एग को ले करने के लिए, और उसके बाद क्या हो जाती है, वो रिटर्न हो जाती है आफ्टर द लेग, जो एग है ले करने के बाद। फ्रेश वाटर ईल्स गो टू सॉल्ट वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ले एग। जो फ्रेश वाटर ईल्स है वो सॉल्ट वाटर में जाती है फ्रेश वाटर से टू ले एग को ले करने के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। द आर्टिक टर्न इज ए सी बर्ड। जो आर्टिक टर्न है एक सी बर्ड है। इट फ्लाइज फ्रॉम आर्टिक रीजन नॉर्थ पोल टू द अंटार्कटिक रीजन साउथ पोल एंड बैक अगेन ईच ईयर। ये क्या करता है, जो आर्टिक रीजन है नॉर्थ पोल से अंटार्कटिक रीजन जो है साउथ पोल तक फ्लाई करता है, मूव करता है और फिर अगेन बैक हो जाता है ईच ईयर। द साइबेरियन क्रेन नॉर्मल हैबिटेट इज साइबेरिया। When winter comes in Siberia and it gets extremely cold, the Siberian crane flies thousands of kilometers and comes to warmer place in India such as Bharatpur in Rajasthan। जब क्या होता है, साइबेरिया में विंटर आता है तो ये क्या करता है, इसको एक्सट्रीमली कोल्ड फील होती है और ये क्रेन फ्लाई करता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, हज़ारों किलोमीटर दूर। और कहाँ आता है, वार्मर प्लेस इन इंडिया जैसे कि भरतपुर इन राजस्थान।
दे स्टे इन द वार्मर प्लेस इन इंडिया फॉर ए फ्यू मंथ्स। ये क्या रहता है, इंडिया में जो वार्मर प्लेस है वहाँ कुछ महीने रुकता है। एंड देन फ्लाई बैक टू साइबेरिया, और उसके बाद क्या हो जाता है, फिर अगेन साइबेरिया रिटर्न कर जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके क्वेश्चंस आंसर्स आपको आपके ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। ग्रुप पर नहीं आएंगे, उस पर आएंगे, आपके ऐप पर सेंड कर दिए जाएंगे। अब जो वीडियो वगैरह हैं ये सब ऐप पर आएंगी आपकी, तो वहाँ से ऐप को प्रॉपर यूज करें और वहीं पर वीडियो वगैरह को इनको देखें। थैंक यू।